सुनील जी, एनपीएस एक ऐसा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है। सिर्फ टैक्स सेविंग नहीं है, कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा स्कीम है जिसमें टैक्स बचाने का भी फायदा मिलता है। और ये एक इकलौता शायद एक इंस्ट्रूमेंट है सुनील जी, जो कि नए और पुराने दोनों में इसमें किसी ना किसी तरीके से टैक्स रिजीम में फायदा मिल रहा है। सर, वो किस तरीके से है? देखो स्वाति, एनपीएस में लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। उसमें दो कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूट कर रहा है उसमें, और आपको पता होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के मामले में माननीय अरुण जेटली जी ने इसको लिमिट को बढ़ा दिया था। 14% तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है, 14% तक। लेकिन बाकी केसों में 10% तक वो कंट्रीब्यूट कर सकता है आपकी सैलरी का। एक बात है, चाहे नया रिजीम है चाहे पुराना रिजीम है, नए ये जो एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयर जमा करवा रहा है वो बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, वो इनकम का पार्टी नहीं बनता है। पहली बात तो जहां तक सवाल है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का, आपको पता होगा कि एनपीएस में आप 50,000 रुपए की एडिशनल छूट क्लेम कर सकते हैं। 80 में जाकर 1.5 लाख प्लस 50,000, 2 लाख 80 और 80 मिला के हम छूट क्लेम कर लिया करते थे। नए रिजीम में वो एडिशनल 50,000 आपको नहीं मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना है आपको। लोग ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि शायद 80 का बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलेगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपका माफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपकी सैलरी 10-15 लाख रुपए है और उसका 10% 1.5 लाख रुपए आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, वो 1.5 लाख रुपए आपको छूट मिलती है, वो आपकी उसका पार्टी नहीं बनता है। लेकिन अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 50,000 रुपए या 1.5 लाख रुपए आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी आपको छूट नहीं मिलेगी, अतिरिक्त छूट आपको नहीं मिलेगी नए रिजीम में। हाँ, पुराने में आपको मिलती है। बिल्कुल। तो एनपीएस एक ऐसी स्कीम जिसमें आपको दोनों ही जो स्कीम्स है, रेजीम्स है, टू बी प्रिसाइज, उसमें फायदा मिल सकता है अलग अलग सेक्शंस के तहत। भंवर, एक बात मुझे बताइए, क्योंकि बीच में ये एक रिपोर्ट भी आई थी, एक ऐसा सर्वे भी हुआ था कि बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे नौकरी पेशा हैं जो पूरी तरह जो 1.5 लाख की लिमिट है उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। और फिर क्या होता है कि जब टैक्स बचाने की बारी आती है तो बिल्कुल कुछ इन्हीं महीनों में जनवरी, फेब, मार्च में आनन फानन में कहीं पर भी पैसे डाल देते हैं। तो क्या गलती हो जाती है ऐसे लोगों से, और अगर क्या प्लानिंग इस हिसाब से करें कि उनके 1.5 लाख की लिमिट भी पूरी हो जाए और सही तरीके से उसका फायदा भी हो इन्वेस्टमेंट का? या जैसा कि स्वाति, बहुत बार ऐसा होता है, मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ कि एक बार जब 1,50,000 एटीसी का डिडक्शन लेना था और मैंने ईएलएसएस में पैसा डाल दिया, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम था। अब इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में किसी बैंक के एम्प्लॉय मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, इसका इतना रिटर्न मिलने वाला है और साथ साथ में आपको एटीसी की 1,50,000 की छूट भी मिल जाएगी। लेकिन उस दिन तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ। मैंने 1 ईयर के बाद में जब उस स्टेटमेंट को देखा तो जितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उससे भी उसकी वैल्यू 1 साल बाद कम हो गई। तो मैंने देखा ऐसा कैसे हुआ, मार्केट भी बढ़ रहा है, वो जो स्कीम में मेरा वैल्यू कम कैसे हो गया। तो मुझे उसके बाद में इंटरेस्टिंगली पता चला कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया था उसमें से काफी ज्यादा चार्जेस है, वो उनके चार्जेस थे, फंड मैनेजमेंट चार्जेस थे, एज वेल एज द जिस एजेंसी के थ्रू मैंने किया था उनका बहुत ज्यादा कमीशन था। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको टर्म्स एंड कंडीशन पूरा सब ध्यान रखना है। और मैं बेस्ट वे ये रहता है कि आप अगर पीपीएफ में इन्वेस्ट कर लेते हैं, अगर आप एम्प्लॉय है तो ऑलरेडी आपका ईपीएफ जा रहा होगा जिसका डिडक्शन आपको एटीसी में मिल जाता है। बट अगर आप ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं या आप यूलिप में इन्वेस्ट करते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, बिकॉज ये यूलिप वाला केस मेरे साथ हुआ था। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, ये इंश्योरेंस पॉलिसी ही होती है बट ये म्यूचुअल फंड जैसे काम करती है और इसका डिडक्शन आपको एटीसी में मिल जाता है। तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि वहां पे कोई ऐसे चार्जेस, हिडन चार्जेस ना रहे, फंड मैनेजमेंट के चार्जेस कितने हैं, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्ट करना है। अपनी एएलएसएस की बात बहुत जरूरी कही, क्योंकि एक सबसे अच्छी बात तो हम कह सकते हैं एएलएसएस की होती है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो लोगों को लगता है चलिए 3 साल का लॉक इन पीरियड है तो क्या टेंशन की बात है, इक्विटी का फायदा भी हो जाएगा, इक्विटी निवेश का फायदा भी हो जाएगा और टैक्स भी बच जाएगा क्योंकि 80C के तहत टैक्स बेनिफिट है। पर आनन फान में निवेश करना, क्योंकि आपको टैक्स बचाना है, वो सही तरीका नहीं है। और ऐसा ही केस होता है सुनील जी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ भी।
एक के जगह 2 या 3 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी जाती है। यहाँ पर कई बार खरीदवा दी जाती है कई लोगों को, जिनको लगता है, उनके जो कोई जानकार होते हैं, एजेंट्स बोलते हैं कि टैक्स बचाना है तो ये एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद दो। तो यहाँ पर किन बातों का बचाव जरूरी है? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी बड़ी समस्याएं अब आ गई हैं, क्योंकि सरकार ने धीरे धीरे प्लग्स, जो लूप होल्स को प्लग करना शुरू कर दिया। आपको पता होगा, जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी आती है तो बिल्कुल वो टैक्स फ्री मानी जाती है, उसमें से कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अब सरकार ने उसको टैक्स लगाने के तरीके ढूंढ लिए हैं। पिछले बजट में एक अमेंडमेंट आ गया था कि अगर आपकी LIC पॉलिसी, मतलब जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो टोटल 5 लाख रुपए ज्यादा प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो फिर आपको उसकी जो प्रोसीड्स आएंगी वो आपको टैक्सेबल हो जाएंगी। और इससे पहले नियम ये था कि अगर आपका प्रीमियम 10% से ज्यादा है, यानी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी मोटा मोटा 10 साल से कम है, तो उसके प्रोसीड्स को हम टैक्सेबल किया करते थे, वरना वो टैक्स फ्री हुआ करता था। तो एक बात तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपने अब LIC पॉलिसीज ली है और आपको टोटल प्रीमियम 1 अप्रैल 2022 के बाद में वो 5 लाख से ज्यादा पे कर रहे हैं, तो उसके प्रोसीड सारे टैक्सेबल हो जाएंगे। तो जो हम पहले कहा करते थे एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, कि आपने जब पैसा लगाया तो एग्जेम्प्ट हो गया, उसके बाद में एग्जेम्प्ट हो गया, और जब प्रोसीड्स आए तो एग्जेम्प्ट हो गया, तो वो स्टेटस धीरे धीरे सरकार खत्म करती जा रही है। अब ई वाली स्कीम में एक मात्र PPF अगर हम कहें तो PPF रहता है, वरना नहीं है। और जहां तक अभी आप बात कर रहे थे कि कैसे सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि ATC जो है वो 2 कंपोनेंट है उसमें। एक्सपेंडिचर है, जैसे आपकी स्कूल की फीस है, हाउसिंग लोन का रीपेमेंट है, इसके अलावा LIC पॉलिसीज है, आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी अच्छी स्कीम है, जहां सरकार 8.1% का इंटरेस्ट आपको देती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या स्वाति है उसमें, कि आप अपने टैक्स को प्लान भी कर सकते हैं। आपकी बिटिया के नाम से आपने अकाउंट खोला, तो आप अपने टैक्स को डेफर कर लीजिए, क्योंकि उसका ब्याज टैक्सेबल है, जो उसको आप डेफर कर सकते हैं। जब वो मैच्योरिटी में आएगा, जब आपकी बिटिया 21 साल की होगी, आप तब टैक्स पे कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी स्कीम है, 8.1% का सरकार ने आपको इंटरेस्ट दिया और आपको डेफरमेंट कर लीजिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आप पैसा लगा सकते हैं, वहां भी आपको जो उसकी कैपिटल गेन की रिडीम्पशन होती है वो बिल्कुल टैक्स फ्री होती है। तो आपको इन्वेस्टमेंट इस तरह से करनी चाहिए कि आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करे, आपकी लॉन्ग टर्म नीड्स को पूरा करे, पैसे की सिक्योरिटी बनी रहे, और जब आपको पैसे की जरूरत हो तब आपको पैसा मिल जाए। सिर्फ टैक्स बचाने के लिए आपको टैक्स सेविंग के लिए विकल्प नहीं चुनना है, जिससे आपको फायदा हो ऐसा विकल्प चुनना है, ऐसा दोनों हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद इक्विटी पर टैक्स बचाने की क्या है